हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान में आपका स्वागत है। तो हमारा पाठ चल रहा था नए साम्राज्य और राज्य। तो आज है देखिए वंशावलियाँ यानी वंशावलियाँ। अधिकांश प्रशस्तियाँ या शासकों की पूर्वजों के बारे में बताते हैं। जो कह रहे अधिकांश जो प्रशस्तियाँ होती हैं वो उस शासकों के बारे में पूर्व में जो जिन राजाओं ने शासन किया उनके बारे में बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रपत्ति परपितामह यानी पितामह, दादा, परदादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी लच्छी छवि गण की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा महाराजा के रूप में ही उल्लेखित हैं। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता है। और बेटा इस वंश के बारे में जो बातें लिखी गई परदादा के बारे में, दादा के बारे में, तो उसे कहा जाता है वंशावलियाँ कहा जाता है। इन उपाधियों का महत्व के हिसाब से सजाओ। राजा, महाराज, अधिराज और महाराज। ये कह रहा है इनस वो जो उपाधियाँ हैं, पहले राजा, उससे बड़ा महाराजा और महाराजा से बड़ा अधिराज और महाराजा। तो इसको हम कैसे जमा सकते हैं? यदि सही क्रम में हम इसको जचाएं तो पहला होगा राजा, फिर आएगा बेटा महाराजा, फिर महाराज और फिर आएगा अंत में अधिराज आएगा। ठीक है। अब आगे देखिए समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके जो बेटे हुए चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली, पूर्वजों की जो सूची होती है, वंशावली माने जो पूर्व राजाओं की जो सूची होती है, किसी परिवार के राजा महाराजाओं की जो एक जानकारी होती है, उस जानकारी को हम क्या कहते हैं? वंशावली कहते हैं। से भी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों और सिक्कों से भी पता चलता है कि उन्होंने पश्चिमी भारत में सैन्य अभियान में, अर्थात उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को जो है परास्त किया था। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा है कि उनके दरबार विद्वानों से भरा था। कवि कालिदास उनके दरबार में एक प्रमुख विद्वान थे, यानी कवि थे। और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट यानी ब्रह्मांड के जो जानकार, उनके दरबार में कवि थे। उनके विषय में जानकारी 11 अध्याय जो 11 है उसके बारे में हम जानकारी बेटा लेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो चंद्रगुप्त जो द्वितीय है या जो समुद्रगुप्त है, उनके दरबारों में जो दरबार था विद्वानों से भरा हुआ था। अब आगे कह रहा है ये हर्षवर्धन और हर्ष रचित। जिस तरह गुप्त वंश के बारे में अभिलेखों और सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे एक राजा थे हर्षवर्धन, यानी भारत में भी बहुत महान शासक हुए बेटा हर्षवर्धन, उत्तर भारत में हुए थे, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले उन्होंने शासन किया। उनके दरबारी कवि जो बाण भट्ट, अंडरलाइन कर दो आप, यानी जो है हर्षवर्धन के जो कवि थे, दरबार में जो कवि थे, उनका क्या नाम था? बाण भट्ट था। आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो। बाण भट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्ष रचित लिखी, यानी हर्ष के जीवन के बारे में बाण भट्ट ने लिखा है। इसमें हर्षवर्धन को वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। कह रहा है जो बाण भट्ट ने हर्षवर्धन की जो वंशावली देते उनके जो राजा बनने तक का जो है उस वंशावली में वर्णन किया गया है। इसके अलावा चीनी जो तीर्थ यात्री स्वेन और तशांग जो भारत में आए, पिछले अध्याय में हमने उनके बारे में पढ़ा है, जिनके बारे में हमने अध्याय 9 में पढ़ा है। काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में भारत में वो रहे, यानी जो चीनी यात्री, अभी पिछले अध्याय में हमने पढ़ाया था, जो चीनी यात्री कौन कौन, जिसमें आपके स्वेन तशांग जो यात्री थे, वो काफ़ी समय तक हर्ष के दरबार में रहे, हर्ष के जो है राज्य में रहे। और वहाँ उन्होंने जो कुछ देखा उसका विवरण निम्न प्रकार से विस्तृत रूप से दिया गया है। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे बेटा। पहला आमतौर पर ये होता था
अब कोई जब राजा होता था तो वो राजा का जो बड़ा पुत्र होता था वही आमतौर पर शासक बनता था या राजा उसके बाद बनता था। पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने के पश्चात, यानी हर्ष जो थे, हर्ष के पिता की मृत्यु होने के पश्चात और उनके पिता की मृत्यु होने के बाद वह थानेसर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज वर्तमान में कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन ले लिया, अर्थात उस पर कब्जा कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। उस समय बेटा जो आज का जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, ये पहला पूरा हिस्सा पहले एक ही था। ये 47 में हमसे अलग हुए हैं। पूर्वी बंगाल ये हमसे अलग हुआ और पश्चिम बंगाल आज हमारे राज्य में है ही, हमारे देश में राज्य के रूप में। उसके बाद कह रहा है ये मगध और बंगाल को जीतकर उन्होंने पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता उन्हें अन्य जगहों पर नहीं मिली। कह रहा है हर्षवर्धन ने जो है राजा बनने के बाद मगध यानी बिहार और बंगाल को जीतकर जितनी सफलता उन्हें पूर्व की तरफ पूर्वी भारत में मिली उतनी सफलता उन्हें पश्चिम या उत्तर भारत में नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर दक्कन का जो पठार है दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तो जो चालुक्य जो राजा थे नरेश और पुलकेशियन द्वितीय ने उन्हें वहीं पर रोक दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दक्षिण भारत में जो हर्षवर्धन है आगे जो है ज़्यादा सफलता हासिल नहीं कर पाए, अर्थात जो हम ये कह सकते हैं कि जो हर्षवर्धन थे वो उत्तर पूर्व भारत में इन्होंने शासन किया था। आज के लिए हम इतना ही, बाकी का पाठ हम कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।